हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। देखो, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो पहले तो हम ये देखते हैं ग्रेविटेशन है क्या और हमें क्या जरूरत पड़े। अगर हम इसको प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट करें तो देखते हैं कि जो पुराना चैप्टर में हमने क्या देखा था कि एक फोर्स लगाना पड़ता था। हमें एक फोर्स लगाना पड़ता था किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए। जैसे अगर हमने कहा किसी भी स्टोन को अगर हमने क्या किया, ड्रॉप किया, है ना, सर्टेन हाइट से अगर आप स्टोन को ड्रॉप करोगे तो वो कहाँ आएगा? अर्थ की तरफ नीचे गिरेगा, और कहीं तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो नीचे गिरेगा। इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो वो कहाँ आया, नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना। तो इसका मतलब हमें ये क्या है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में है? नीचे क्या है? हमारी अर्थ, है ना। यहाँ क्या है? स्टोन। इसका मतलब अर्थ स्टोन को अपनी तरफ क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। मतलब एक फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट। किसने लगाया फोर्स? अर्थ ने लगाया। किसके ऊपर लगाया? स्टोन के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही स्टोन को ड्रॉप किया सर्टेन हाइट से, ओके, अर्थ फॉल्स टुवर्ड द अर्थ बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस पे बेटा? स्टोन के ऊपर, और उसके पुल क्या करे? डाउन। यही सेम स्टोरी को अगर आप देखो तो एक ही बारी जैसे हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं सर इसाक न्यूटन, एक बार ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे। ओके, तो उन्होंने क्या देखा, एकदम से पेड़ से एप्पल कहाँ गिरा बेटा? नीचे गिरा। जैसे स्टोन ऊपर से गिर रहा है, ऐसे पेड़ से एप्पल कहाँ गिरा? नीचे की तरफ। पेड़ से, ट्री से कहाँ गिरा? नीचे गिरा। और जो एप्पल है ट्री से कहाँ गिरा? नीचे गिरा। तो उन्होंने क्या बोला, न्यूटन ने कहा कि जो एप्पल है फॉल डाउन क्यों हुआ? फ्रॉम द ट्री। एप्पल का, और एप्पल क्या कहता है? एप्पल क्या होता है? फॉल डाउन होता है। कहाँ से बेटा? ट्री से। कहाँ की तरफ होता है बेटा? अर्थ की तरफ होता है, क्योंकि अर्थ क्या करती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। किसके ऊपर? एप्पल के ऊपर। किस तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बात कर रहे हैं हम, किसने लगाया? दैट इज एक्सर्टेड। किसने लगाया? बाय द अर्थ। अर्थ ने एक्सर्ट किया ना। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली अगर हम एक और बात भी बोलें कि इसका और कहाँ यूज होता है, जैसे कोई भी लीफ भी अगर लीफ भी अगर ट्री से गिरेगा, वो भी ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। इसका मतलब अर्थ क्या करती है? अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, पुल करती है सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो हमें पता लगा कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स है जिससे अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इसे बोलते हैं अर्थ की ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? अर्थ की ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ अब हम बात करते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स यू कैन से, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है डियर, जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा? हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखने के लिए। किसके लिए? अबव द अर्थ। जैसे बारिश ऊपर से आती है, कहाँ गिरती है? बारिश आएगी तो नीचे की तरफ ही गिरेगी। जैसे अगर आप देखो बारिश आएगी तो ये बारिश कहाँ गिरेगी? वो भी सरफेस के ऊपर गिरेगी, है ना। और अगर रिवर के अंदर क्या है? वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग ऑफ वाटर इन ए रिवर, फ्लोइंग ऑफ वाटर इन ए रिवर, ये भी किसकी वजह से है? किसकी वजह से बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन क्या खड़ा है, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, हम खड़े किसकी वजह से हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ है, इसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, जो क्या करता है? किसी पर्सन को होल्ड करके रखता है ना। हम जैसे एक बॉल है, आपने ऊपर फेंका है, ऐसे ही अगर आप कहते हो एक पर्सन ने बॉल को कहाँ फेंका? ऊपर की तरफ फेंका। ओके, तो अगर बॉल को अगर ऊपर फेंकते हो तो होता क्या है? बॉल पहले ऊपर जाती है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। फिर सोचा हमने तो फोर्स लगा के ऊपर फेंका, ठीक है, बट ड्यू टू
ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ क्या करती है, हर उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करने लग जाएगी, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, है ना, किसकी तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमें ये पता लगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्स के अंदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। तो हम एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं क्या, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स क्या करते हैं डियर, अट्रैक्ट करते हैं, है ना बेटा। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को, एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए समझे, अभी जैसे हम कहा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो भी कहाँ जाता है, अर्थ की तरफ जाता है। इसका मतलब अर्थ उसको अपनी तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसी तरह से न्यूटन ने क्या बोला था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या एक स्टेटमेंट दी अपनी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कहता है एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, किससे करता है, विद ए सर्टेन फोर्स, उसके लिए क्या चीज, कुछ फोर्स चाहिए। ओके, तो इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किसके बीच में लग रहा है, पहले बताओ, ये फोर्स किसके बीच में है, बिटवीन जिसके बीच में है, किसके बीच में, द फोर्स किसके बीच में लग रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, किसके बीच में बेटा, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इसे क्या बोलते हैं, नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास जैसे दो मास की बॉडी हैं, जैसे दो बॉडी हैं, एक बॉडी का मास m1 है, कहते हैं, अगर हमने कहा एक बॉडी का मास है m1, वो कहते हैं स्मॉल है, ठीक है, तो और ये बॉडी का मास ही कम है उसका, तो हम बोलेंगे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी इज वेरी स्मॉल, इसका मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, ठीक है। मतलब अगर हम कहते हैं कि दो बॉडीज ले ली, चलो दो बॉडीज है m1 m2, इनका मास स्मॉल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, स्मॉल है, ओके। बट अगर हमने कहा दो स्टोन है, जैसे इफ ग्राउंड के ऊपर हमने क्या लिए, दो स्टोन लिए, एक स्टोन ये ले लिया, एक स्टोन ये ले लिया, ओके। हमने कहा दो स्टोन है, और जैसे m1 और m2, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्मॉल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जी, देखो बच्चे, ये यूनिवर्सल लॉ क्या होता है ग्रेविटेशन का, देखो ये लॉ दिया था बेसिकली न्यूटन ने, बताया था, न्यूटन ने क्या कहा था, बेसिकली इसको, या ये भी कह सकते, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी नाम दे सकते हो। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो क्या कहता है, देखो पहली बात तो समझते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो बॉडी, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, एक है बॉडी ए जिसका मास है m1, ठीक है, और दूसरी बॉडी है बी जिसका मास है m2, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, दैट इज r, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है बेटा,
कि जितने भी हमारे यूनिवर्स में बॉडी होती है बेटा, एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, क्या करते हैं, एवरी अदर, जैसे ये बॉडी इस मास को अटैक करेगी, ये बॉडी इसमें अटैक करेगी, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो अब अगर इसको देखें क्या कहते हैं, देखो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कहता है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स जितनी बड़ी यूनिवर्स में है क्या करती हैं बेटा, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। ओके, एक सर्टन फोर्स से। ओके, जैसे ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींचती है, ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींचती है। कहता है एवरी बॉडी इन द, जितनी यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स, विद ए फोर्स। जैसे यहाँ पर भी ये फोर्स है तो यहाँ पर भी ये फोर्स। ओके, एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमें पता होना चाहिए, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहली बात हमें अगर देखें तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, टू द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का प्रोडक्ट है, दोनों बॉडी के मासेस का, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, एंड साथ साथ दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये भी कह सकते हो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है किसके है, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ये भी सेंटर से लेके सेंटर तक का फोर्स होगा। तो अगर हम ये इसको ऐसे लेके चलें, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, कहाँ पे रखी हुई हमने, लाइंग एट ए डिस्टेंस r from each other। ओके, अब देखो हमने कहा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, F है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है बेटा, फर्स्ट हमने कहा था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस की, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में हमने क्या कहा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, सेकंड में हमने क्या कहा, जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of the distance
बिटवीन दैम। सो अगर दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो क्या देखते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, F इज डायरेक्टली, तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंड F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर यहाँ पर G की वैल्यू क्या है, देखो व्हाट इज G, G को क्या बोलते हैं, G इज ए कांस्टेंट, G क्या है, कांस्टेंट, एंड इसको नोन एज, इसको ये भी बोल सकते हैं, एंड नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जो इसकी वैल्यू है, G की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी बेटा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो वैल्यू इट डज नॉट डिपेंड एनी मीडियम, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी मीडियम में डिपेंड नहीं करेगी बिटवीन द टू बॉडीज। मतलब कोई मीडियम हो उसमें कैपिटल G की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, देखो ना तो ये मास पे डिपेंड करेगी ना ही डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, मतलब ना डज यू कैन से इट डज नॉट, ऐसे भी कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन, मास पे भी डिपेंड नहीं करेगी एंड डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगी, चाहे वो मास कम हो चाहे ज़्यादा हो, इसकी वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो डियर, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है फिजिकल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। माय डियर, लेट अस सपोज अगर हमने कह दिया दो बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है r, उसको हमने क्या कर दिया, r को हमने क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया, क्या कर दिया बेटा, डिस्टेंस को डबल कर दिया। मतलब जैसे हमने कह दिया r को हमने क्या कहते हैं 2r कह दिया, r की जगह 2r कर दिया, तो इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। और अगर हमने कह दिया डिस्टेंस की वैल्यू को r/2 कर दिया, हाफ कर दिया, तो उस केस में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर दोनों बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस हमने डबल कर दिया तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 टाइम हो जाएगा। अगर दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया तो उन दोनों की बॉडी के बीच का फोर्स 4 टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ओके, अनदर केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों बॉडीज़ का डिस्टेंस क्या रहे सेम और दोनों बॉडी के बीच में मासेस का फ़र्क पड़ जाए, मतलब अगर हम दोनों बॉडी के बीच में मासेस, जितना बॉडी ज़्यादा हैवियर होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G। अब G की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो डियर, जैसे इसकी वैल्यू है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेट अस सपोज अगर दोनों बॉडीज़ का मास कितना हो, 1 kg, ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो, 1 मीटर। तो हम क्या देखेंगे, ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम बोलेंगे F इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, G, मतलब दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G है किसके बराबर हो सकता है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, किसके बराबर है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। अच्छा, कब होगा, तो ये बोलेंगे विच एग्जिस्ट बिटवीन
टू बॉडीज, ओके, उन दोनों बॉडी का मास कैसा होना चाहिए, है ना, यूनिट मास ऑफ यूनिट मास। पहली बात तो दोनों का मास क्या होना चाहिए, यूनिट मासेस। और फिर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर। तो ये बोलेंगे केप्ट एट ए डिस्टेंस 1 मीटर बिटवीन देम। तो अब देखो इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने जो फाइंड की एक्सपेरिमेंट्स करके, तो साइंटिस्ट ने वैल्यू जी की वैल्यू कितनी बताई, दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इतना अगर स्मॉल फोर्स लगेगा, तो अब आप सोच के चलो, जब ये कंडीशन होगी तो यही फोर्स लगेगा जो जी है। तो इसका मतलब जो दिस इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना, दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स इज़ वेरी, कितनी होगी बेटा, क्या करेगी बेटा, वीक ही होगी ना बेटा। तो अब क्या करें, इसका मतलब हमें बेसिकली ये समझना पड़ेगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स जो है, तो वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, बट अगर मिनिमम वैल्यू देखोगे तो कितनी होगी, 6.67 10 की पावर -11, अगर दोनों बॉडी का यूनिट मास हो। ना उसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करें, अगर इसकी यूनिट वैल्यू निकालें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी। सो देखो F इज इक्वल टू क्या है, G m1m2/r²। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, F r²/m1m2। फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम की होती है kg स्क्वायर। तो बोल सकते हैं SI यूनिट ऑफ G इज डियर। देखो इसमें जैसे क्वेश्चन दे रखा, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें निकालना है ड्यू टू अर्थ ऑन ए बॉल ऑफ 1 किलोग्राम मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो क्वेश्चन कहता है कि मास ऑफ अर्थ, एक है बॉडी हमारी अर्थ है, इसमें एक तुमने ले ली, एक अर्थ कंसिडर कर ली, इसका मास कितना मान लिया, m1। तो m1 मास ऑफ अर्थ हमें मालूम है, दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना ड्यू टू अर्थ ऑन ए बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम। अब इसके सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, और जिस बॉडी का मास कितना है, दैट इज 1 kg। तो यहाँ सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस देखें तो m2 की वैल्यू कितनी है, 1 kg। अर्थ के सरफेस मतलब अर्थ का जो रेडियस है वो होता है, दैट इज 60 से होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। एंड वी नो दैट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या 6.7 इंटू 10 की पावर -11। So what is the force? We can say formula is Gm1m2/r². The answer is 6.7 10 की पावर -11. Mass of Earth is 6.10 की पावर 24. m2 is 1. r is 6.4 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, दैट इज इक्वल टू अराउंड 9.8 न्यूटन। इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी जिसका 1 kg का मास है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर हमने रख दिया, तो इन अर्थ का मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ क्या करती है, कितना लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना, 9.8 न्यूटन, किसके ऊपर, एक बॉल के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट द अर्थ exerts
a gravitational force of 9.8 Newton on a ball of mass 1 kg. नाउ डियर देखो, एक अनदर क्वेश्चन है। एक हमारे पास अर्थ का मास, मतलब एक बॉडी हमारे पास इसमें अर्थ है। ओके, एक बॉडी हमारे पास है अर्थ, जिसका मास आपको गिवन है, जिसको कह दिया हमने 6 × 10⁻²4। और दूसरी बॉडी क्या ले ली हमने यहाँ पे, मून। और मास ऑफ मून आपको दे रखा है 7.4 × 10⁻22। तो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस आपको दे रखा है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। नाउ आपसे पूछा है कि जो है फोर्स कितना लगाएगी। देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वन बॉडी और अदर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग चलें तो F = होता है G m1m2/r²। अब G की वैल्यू 6.7 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24। मास ऑफ मून 7.10 × 10⁻22 अपॉन 3.84 × 10⁵ का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है अराउंड 2.0 × 10⁻20 न्यूटन। मतलब इतना लार्ज अमाउंट का अर्थ क्या लगाती है, मून के ऊपर फोर्स लगाती है। तो इतने इसका मतलब दिस इज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। कौन लगाते हैं बेटा? अर्थ, एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, जिसकी वजह से मून क्या करता रहता है, अर्थ की चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है।